नमस्कार। आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम नया इतिहास लिखा। आजादी के बाद किसी लीडर को ऐसी लोकप्रियता, इतना भारी जन समर्थन नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 324 सीटें और उत्तराखंड में 57। कमल की कमाल की जीत है और ये कमाल मोदी का है 100%। अखिलेश और राहुल की जोड़ी को यूपी की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। दोनों लड़कों को जनता ने पसंद नहीं किया। दोनों मिलकर भी 55 सीटें नहीं जीत सके। कांग्रेस यूपी में अपना दल से भी छोटी पार्टी हो गई। मायावती तो इतनी परेशान है कि उन्होंने हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार बता दिया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में ऐसी बुरी हार हुई कि केजरीवाल दिन भर घर से बाहर नहीं निकले। आज हम 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का एनालाइज करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश की राजनीति पर इनका दूरगामी असर क्या होगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता ने मोदी का, नोटबंदी का, जन धन योजना का मजाक उड़ाने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और मायावती का इतना बुरा हाल क्यों किया। उत्तर प्रदेश की हिस्टोरिक जीत से अमित शाह खुश हैं। उन्होंने कहा कि जीत के सुपर हीरो तो मोदी हैं। यूपी असेंबली इलेक्शन की जीत ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को 317 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल थी। 2017 में पार्टी ने 324 सीटें जीती। मतलब साफ, मोदी की लहर न थमी है, न रुकी है, आंधी बन गई है, सुनामी बन गई है और आगे बढ़ रही है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद से अब तक देश के सबसे बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है, आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। मित्रों, ये जीत जो है वो सबसे पहले तो इन राज्यों की जनता की जीत है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। आज मौका था तो अमित शाह ने विरोधियों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के नतीजे उन लोगों को जनता का जवाब है जिन्होंने कैंपेन के दौरान मोदी पर पर्सनल अटैक किए थे। अमित शाह ने कहा, अब जनता का मैसेज साफ है, जातिवादी राजनीति के दिन लग गए, अब जनता विकास करने वाले के साथ खड़ी होगी। पूरे चुनाव में विपक्ष के द्वारा नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी पर जो अपप्रचार किया गया, मैं मुद्दों में जाना नहीं चाहता, इसका करारा जवाब इस राज्यों की जनता ने दिया है और इस नतीजे आज सबके सामने हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों, ये जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो विजय आने वाले दिनों में देश की राजनीति में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों की राजनीति का अंत करेगी और एक नया युग देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा, जो विकास के बारे में, लोगों की भलाई के लिए जो काम करेगा, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता वोट देगी। अमित शाह ने कहा कि चुनाव नतीजे नोटबंदी के फैसले पर जनता की मोहर है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती जैसे लीडर्स ने नरेंद्र मोदी को नोटबंदी के इशू पर जमकर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब जनता ने जवाब दे दिया। गरीब, किसान, मजदूर सब इस फैसले के साथ हैं। पूरे यूपी चुनाव में नोटबंदी के मुद्दे को दोनों ओर से उठाया गया। अखिलेश जी की और राहुल जी की एक भी सभा ऐसी नहीं थी जिसमें नोटबंदी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। मैंने भी अपने हर प्रेस वार्ता में कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर नोटबंदी को मुद्दा बनाना चाहे तो। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में नोटबंदी का पक्ष यूपी की जनता के सामने रखा था और ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, इसके साथ देश की जनता और विशेषकर गरीब तबका जो है वो अपने आप को, वो फैसले के साथ अपने आप को जोड़ता है। अमित शाह की बात सही है कि नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद से अब तक देश के सबसे बड़े नेता हैं, अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए।
इतने कम वक्त में किसी नेता का इतना लोकप्रिय हो जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। 13 साल तक मोदी ने गुजरात में सरकार चलाई। 2014 तक उन्हें राज्य के नेता के तौर पर जाना गया, लेकिन नवंबर 2013 के बाद मोदी ने जो मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, पूरे देश के कोने कोने का दौरा किया, खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित किया और 2014 में साबित कर दिया कि वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। पिछले 3 साल के दौरान मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली, 18-18 घंटे काम किया। मजदूरों ने कहा कि मोदी नंबर 1 मजदूर है, गरीबों को लगा उनका मसीहा है, किसानों ने अपना भगवान नजर आया और इसी का नतीजा है कि यूपी में जात पात, हिंदू मुसलमान जैसे सारे समीकरण टूट गए और ये सब मोदी के साथ खड़े नजर आए। लेकिन मायावती को इसमें बेईमानी दिखती है। मायावती की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें मिली हैं, इसलिए उनकी हालत समझी जा सकती है। नतीजे आ रहे थे, लेकिन मायावती को अपनी पार्टी के हालात का अंदाजा हो गया था। उन्होंने पूरे नतीजों का इंतजार भी नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने वोटिंग मशीन को मैनेज कर दिया, ईवीएम में गड़बड़ी की। चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। मायावती ने इसके बाद मुस्लिम इलाकों में बीजेपी कैंडिडेट की जीत पर सवाल उठाए। कहा बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, फिर भी मुस्लिम इलाकों में बीजेपी जीती, ऐसा कैसे पॉसिबल है? उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18 और 20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की ये आशंका जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। मायावती जो कह रही है, आज के दिन उस पर यह कहावत फिट होती है कि सियानी बिल्ली खंबा दोचे। लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली थी, तब ईवीएम ठीक थी। अब मायावती ने आरोप है कि पैसा लेकर टिकट बांटे, बड़े बड़े मालदार मुसलमानों को टिकट दिए, सारी कैलकुलेशन इस बात पर की कि मुसलमान के साथ जाटो मिल जाएंगे तो वो जीत जाएंगी। मायावती ने अपने लोगों से दावा किया था कि वो 210 सीटें जीत रही हैं, उनका कैलकुलेशन है। अब अपने कार्डर को समझाने के लिए, अपने सपोर्टर्स को तर्क देने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की बात कह रही है। लोकतंत्र में हार होती है, जीत होती है, लेकिन जनता के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। स्मृति जी, मायावती जी आज दावा कर रही थी कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी की, जो भी बटन दबा सारा वोट बीजेपी को गया, इसलिए बीजेपी की जीत हुई यूपी में। रजत जी, हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। आज मायावती जी ने उसको परिभाषित कर दिया है। उनका स्तब्ध होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि एक उनका पक्का वोट बैंक है
उस वोट बैंक के प्रति विकास का कोई भी कार्य उन्होंने ना किया हो, भले ही उस वोट बैंक की चिंता उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त होती हो, लेकिन उस वोट बैंक को जिसको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत भाजपा को दी, एक विश्वास भाजपा में व्यक्त किया। तो निश्चित रूप से वो स्तब्ध हैं और ये उसी शौक का एक प्रभाव है कि आज वो इस प्रकार से बयान दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि मुस्लिम इलाकों में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, ये बात गले से नहीं उतर रही। मुझे लगता है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को दी थी और तभी से संकेत कर दिया था कि विधानसभा में भी किसकी जीत होने वाली है। तो अगर मायावती जी तभी इस बात को स्वीकार कर लेती और शायद अपने जो ध्वस्त हुए इलाके हैं या किले हैं उन पर काम करती, तो आज शायद उनका परिणाम जो है उन्हें स्वीकार ज़्यादा होता। लेकिन वो मान के शायद चल रही थी कि जाएंगे कहाँ, रहेंगे मेरे साथ ही, और जनता ने आज बता दिया कि वो किस दिशा में जाना पसंद करेंगे। आपको उम्मीद थी कि इतनी भारी जीत होगी, 300 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी? मुझे निश्चित रूप से उम्मीद थी कि जीत हो रही है, लेकिन आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में न सिर्फ नरेंद्र भाई के लीडरशिप स्किल्स को, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को एक बार फिर बहुत ही संपूर्ण विश्वास के साथ प्रदर्शित करता है, लेकिन साथ ही अमित भाई का जो संगठन कौशल है, मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनको भी जाता है। ये जो जुगलबंदी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और अमित भाई का संगठन कौशल है, उसके फलस्वरूप और कार्यकर्ता की निष्ठा और मेहनत की वजह से आज हम इससे पहले राम लहर में बीजेपी को मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी लहर राम लहर से भी बड़ी हो गई है। क्योंकि भगवान राम तो हम सबके लिए वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि धरातल पे उन्होंने एक गरीब माँ के बेटे को अपना आशीर्वाद दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री बन पाएँ, और उस कल्पना के साथ कि मैंने जो जीवन में संघर्ष देखा है वो संघर्ष किसी भी परिवार को ना देखना पड़े, उस कल्पना के साथ उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को जब स्वीकार किया और संभाला, परिणाम स्वरूप आज उसी जनता जनार्दन ने उस भगवान के आशीर्वाद को और फलीभूत करते हुए और सशक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक मैंडेट नरेंद्र भाई को और भाजपा को दिया। कोई शक नहीं कि मोदी की मेहनत, अमित शाह की रणनीति रंग लाई है, लेकिन विरोधी आज कह रहे थे कि वोट पोलराइज हो गया, धर्म के आधार पर वोटिंग हुई, इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पीछे रह गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से पहले इस बात का एहसास था कि उनके अपने नेतृत्व में इतना दमखम था नहीं कि वो चुनाव खुद अपने बल पर जीते, इसलिए उन्होंने गठबंधन की राजनीति की, लेकिन गठबंधन भी अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए की, और जनता समझ रही थी कि विकास के मुद्दे पर ये राजनीति नहीं हो रही। जनता चाहती थी कि उनके जो सपने वो साकार हो। यहाँ पर राहुल जी का जो सपना है कि वो स्वयं अपने विरासत को बचा कर रखें अथवा अपने नेतृत्व को निखार कर अपने आप को स्थापित कर सकें, तो जनता भी चाहती थी कि भाई आप चिंता करें तो हमारी करें। अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं मात्र इसलिए ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे या साइकिल चलती रहे, ये जनता को मंजूर नहीं था। तो आज कांग्रेस का ये कहना कि जी फलां रीज़न है या फिर हमारी गलती नहीं है, ये तो बहुत साधारण सी बात है। कब कांग्रेस ने अपने नेतृत्व की गलती को स्वीकार किया? अगर आज जीतते तो जीत का ताज गांधी परिवार पहनता। हार गए हैं इसलिए सभी को दोष दे रहे हैं। अब स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल डिजिट में आ गई कांग्रेस। अमेठी में भी कांग्रेस की बुरी हार हुई है। अपने आप में रजत जी ये भी एक बहुत ही गंभीर संकेत है कि अमेठी की जनता का जो आक्रोश था, जो 2014 के लोकसभा के चुनाव में मात्र 20 दिन के अंतराल में हम लगभग 80 से 85% के वोटों की सेंध लगा पाए थे राहुल जी के वोट परसेंटेज में, वो कहीं ना कहीं शायद गांधी परिवार को या कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आया। वो जनता के आक्रोश को समझे नहीं, उन्होंने जनता से फिर भी संपर्क नहीं जोड़ा, और आज उसी का परिणाम है कि हम जो बड़ी ही मजबूती के साथ हर विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उसका परिणाम स्वरूप आज है कि ऐतिहासिक जीत हम अमेठी में भी प्राप्त कर रहे हैं। इस चुनाव में तो जनता से जोड़ने की कोशिश की थी। वो कह रहे थे कि हम यूपी के लड़के हैं और नरेंद्र मोदी बाहरी हैं।
आपको याद होगा अखिलेश जी ने उपहास करते हुए कहा कि मतलब उनका जो राजनीतिक जो भाषा थी अथवा उनके जो काम करने का अंदाज था, वो कभी गधा कहता, वो कभी गंगा मैया की कसम खिलवाता। तो आज तो अखिलेश जी अगर इंडिया टीवी देख रहे हैं, जबकि इतना प्रसिद्ध चैनल है, तो मैं तो चाहूँगी कि वो खाएं गंगा मैया की कसम और बताएं किसका साथ पसंद है। अच्छा, अब इस हार के बाद में राहुल गांधी को कोई सलाह देंगी? वो तो आपकी अमेठी के हैं। एक बात रजत जी, एक बात कहना चाहूँगी, आज शायद मेरे मुंह से सुनकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन ये हार का सेहरा आप सिर्फ राहुल के सर पर नहीं बांध सकते। आपको याद होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था कि पीछे से स्ट्रैटेजी पूरी प्रियंका की है। अब या तो स्ट्रैटेजी हारने की थी इसलिए हार गए, अथवा स्ट्रैटेजी में वो भी फेल हो गई। तो इस हार का जिम्मा गांधी परिवार के दोनों सुपुत्र को और सुपुत्री को लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि ये दोनों विफल हुए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल को हटाकर प्रियंका को बना देंगे, आप तो उनका भी रास्ता बंद कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि वो अपनी पार्टी में किसको नेतृत्व की कमान देते हैं उनका विषय है। मेरा ये भी मानना है कि आप गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को ले आइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो साधारण परिवारों से हैं, उनके सामने ये डायनेस्टिक रूल टिक नहीं पाएगा। इतनी बड़ी जो जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, इसका क्रेडिट किसे देंगे आप? मैंने जैसे कि कहा अपने संवाद की शुरुआत में ही कि नरेंद्र भाई का जो नेतृत्व है, सरकार के माध्यम से उनकी जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, श्रेय उसको जाता है। साथ ही अमित भाई का जो संगठन कौशल है, जिसने प्रदेश को मात्र ऊपर से नहीं बल्कि एक एक सीट पर मेहनत की है, यह उसका परिणाम है। और साथ ही हमारे कार्यकर्ता ने हमारे नेतृत्व के इस विजन को कॉम्प्लीमेंट किया धरातल पर, तो ये जीत का सेहरा जो है इन सबको जाता है। अच्छा, अब आपसे सब पूछ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आपकी कोई राय है इसमें? लेकिन रजत जी, आप तो बहुत ही एक प्रतिभाशाली और बहुत ही एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। आप ये मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसका जवाब सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड दे सकती है। तो मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं सोचा आपका कोई सुझाव हो शायद। नहीं, सुझाव नहीं है, मात्र इस बात का आज मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम चाहे किसी भी चैनल के स्टूडियो में जाएं, हम सबसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जीत आप गए हैं, मुख्यमंत्री कौन। अपने आप में ये एक हमारे लिए एक सुखद एक आभास है, हमारे लिए एक सुखद संयोग। आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस जीत में, आपका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने जिस तरह से कैंपेन किया, जिस तरह से आपने अमेठी में राहुल को घेरने की शुरुआत की थी। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट वाकई में देना है रजत जी, तो आपको वाकई में नरेंद्र भाई को इसलिए भी देना पड़ेगा कि 14 का जो उनका कैंपेन का लास्ट भाषण था, आपको याद होगा वो अमेठी में हुआ था। लोग कई बार ये कहते थे कि गांधी बैस्टियन में जाने से भाजपा कतराती है, लेकिन धड़ल्ले से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अमित भाई के साथ हम लोग अमेठी गए और हमने 20 दिन में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा मार्जिन उनका रिड्यूस किया और आज जो विधानसभा की जीत हो रही है वो उसी का परिणाम है। तो ये आप मुझे मात्र श्रेय नहीं दे सकते, मेरा संगठन मेरे साथ खड़ा रहा। 2.5 साल में चुनाव हारने के बाद भी, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हों, उनके कार्यालय के माध्यम से मदद मिली, चाहे संजीव बालियान हो, मनोज सिन्हा हो, मेरे सारे जितने कुलीग्स हैं, सबने मदद की कि ये क्षेत्र जो वंचित रहा है विकास से, इस क्षेत्र में जहाँ लोगों को विश्वास नहीं है कि कोई नेता कभी भी विकास के सपनों को साकार कर सकता है, कम से कम हम अपनी ये एक राजनीतिक धर्म मानते हैं, बाकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भूल जाइए, कि लोगों का विश्वास एक बार फिर जागृत करें कि हर नेता सिर्फ सपने दिखाकर चला नहीं जाता। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो लोगों के साथ जुड़कर उनका काम करते हैं और उस संगठन का नाम भाजपा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी। इसमें कोई शक नहीं कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है, उनकी मेहनत और उनकी नीति की जीत है। यूपी में बीजेपी की जीत बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 80 जिलों में से करीब 73 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, लोकसभा जैसी जीत दोहराई है। सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और सौरभ आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में नतीजे के बाद बीजेपी ने केसर या होली किस अंदाज में मनाई। सौरभ। रजत जी, हम सिर्फ एक नक्शा दिखाते हैं दर्शकों को और उनको अंदाजा लग जाएगा कि ये जीत कितनी बड़ी है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इसमें आप ये जितना केसरिया रंग देख रहे हैं, ये सब भाजपा की जीत वाले इलाके हैं
और कुल मिलाकर ये 4, 6, 7 जगह हैं, मुरादाबाद, इटावा, रामपुर, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, रायबरेली, जहां पर सारा का सारा विपक्ष सिमट कर रह गया है। ये जो लाल खाने आप देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, और ये नीला जो केवल एक छोटा सा पैच है अंबेडकर नगर का, केवल यहीं पर कुछ सीटें हासिल करने में मायावती कामयाब हो पाई हैं। बाकी पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का नक्शा केसरिया रंग से पूरी तरीके से पटा हुआ है। कौन सोच सकता था कि 2012 में आधे से ज्यादा यही नक्शा इसी लाल रंग में था समाजवादी बड़ा पार्टी। क्लियर आपने दिखा दिया, सिर्फ नक्शे से पता चल जाता है। अब ये भी बता दीजिए कि इस आंधी में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं, ऐसे चेहरे जिनकी हार हो गई या ऐसे नेता जो जीते? बहुत बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं इस बार इस आंधी में। सबसे पहले आपको अमेठी की बात ही बताते हैं। अमेठी में कांग्रेस के सांसद संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह वो चुनाव लड़ रही थी, बहुत आश्वस्त थी, वो हार गई हैं और उनकी हार हुई है 43,935 वोटों से। बीजेपी की कैंडिडेट और संजय सिंह की ही पहली पत्नी गरिमा सिंह ने बाजी मारी है। अमिता सिंह की 43,000 से ज्यादा वोटों से मात हुई है, और तो और अमिता सिंह इस कॉन्टेस्ट में चौथे नंबर पर रही। गायत्री प्रजापति मंत्री थे, ये भी चुनाव हार गए हैं, और इनका भी मार्जिन जो हार का है वो ठीक ठाक रहा, 5,065 वोटों से हारे हैं। एक और बहुत बड़ा नाम अपर्णा यादव, जो कि छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रही थी, 34,000 वोटों से हारी हैं। रीता बहुगुणा जोशी से बीजेपी की कैंडिडेट। एक और बड़े कद्दावर मंत्री थे अखिलेश कैबिनेट के, रविदास मेहरोत्रा, ये भी हार गए लखनऊ सेंट्रल से, 5,000 से ज्यादा वोट से हारे हैं। और अगला बड़ा नाम अभिषेक मिश्रा का है लखनऊ नॉर्थ से, ये 27,276 वोटों से हारे हैं। ये अखिलेश यादव के बहुत करीबी समझे जाते हैं। एक और अखिलेश के करीबी मंत्री थे पवन पांडे, अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे, ये 50,000 वोटों से हारे हैं। 50,000 वोटों से विधानसभा में हार मायने रखती है। एक बड़ा नाम है शिवपाल यादव का, ये हालांकि अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए हैं जसवंत नगर से, 52,616 वोटों से ये अपनी सीट बचा गए। चलिए बात है, शिवपाल ने तो अपनी कब से लुटिया बचा ली, ये कहना पड़ेगा। जब बड़ों बड़ों की इज्जत टूट गई, शिवपाल यादव ने अपनी नैया को पार लगाया। पिछले इलेक्शन में 224 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 48 सीटों पर सिमट गई है। अखिलेश यादव की पार्टी इस बार 80 में से सिर्फ 4 जिलों की पार्टी बनकर रह गई है। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने मायावती की तरह झुंझलाहट नहीं दिखाई, अपनी हार कबूल करने का बड़प्पन दिखाया। अखिलेश ने कहा, जनता का फैसला सिर माथे पर, उम्मीद जताई आने वाली सरकार और ज्यादा अच्छे काम करेगी, ज्यादा सड़कें बनाएगी। इस उत्तर प्रदेश के परिणाम, जनता का जो भी फैसला है, लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। मैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता जो इस चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। सरकार 5 साल मुझे जो मौका मिला काम करने का, लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले गवर्नर राम नायक को मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अखिलेश को हार का दर्द तो है, लेकिन वो इसे हंसी में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा उन्होंने बहुत मेहनत की, हर पब्लिक मीटिंग में भीड़ भी काफी आई, लेकिन भाषण सुनकर चली गई, वोट नहीं दिया। मैं ये कह सकता हूं, पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा, और पूरा चुनाव मैंने आंख से देखा है। इतने जिलों में गया, इतनी विधानसभाओं में गया। आज तो आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, तस्वीर हमारे पास भी है। अगर कोई पार्टी एक जिले में 1 मीटिंग करता था, तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंगें करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार जो लोग आए थे, कि क्या केवल देखने आए थे या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने शायद। मायावती ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस पर अखिलेश ने कहा कि वो बूथ वाइज एनालाइज करेंगे, तब कुछ कहेंगे, लेकिन अगर किसी पार्टी ने ऐसी बात कही है तो सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है,
मैं भी जांच कर करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। आखिर में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ अलायंस को डिफेंड करने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा अलायंस ठीक था, आगे भी जारी रहेगा। मुझे खुशी है इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, 2 युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। कांग्रेस के अलायंस से हमें लाभ हुआ है और कांग्रेस का अलायंस ठीक है, 2 नए नेताओं का है। वैसे अखिलेश यादव ने इतनी बुरी हार के बाद भी जितनी बात कही, जिस तरह से सवालों का सामना किया, उससे ज्यादा की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। मायावती कम से कम अखिलेश से इतना सीख ले सकती है कि लोकतंत्र में हार के गम में मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन अब एक बात देखने वाली होगी कि अखिलेश विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे बनाते हैं, क्योंकि शिवपाल को छोड़कर बाकी दावेदार घर बैठ चुके हैं। और हमारे साथ राज्यसभा के सांसद अमर सिंह हैं, एक जमाने में अखिलेश यादव के अंकल। अमर सिंह जी, आपने कहा था कि 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी, आपकी अदालत में मुझे कहा था आपने। मुझे लगा कि आप अखिलेश से नाराज हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपका अंदाजा तो ठीक निकला। रजत जी, मैं अखिलेश से कभी नाराज हो ही नहीं सकता। वो मेरे बेटे की तरह है और डिम्पल मेरे बहू की तरह है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अहंकार से नाराज था और हमारी बहू जो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेडी बन गई थी, उसके व्यवहार से और उस बयान से नाराज था कि मैं अमर सिंह को देखती हूँ तो टीवी बंद कर देती। अब मुझे लग रहा है कि अभी वो देखेंगे आपको तो इंडिया टीवी बंद कर देंगी। अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या बंद करेंगी, अब तो उन्हें कोई देखना ही नहीं चाहता। वो जया बच्चन जी का एक बहुत बढ़िया कोट आया था कि नो कन्फ्यूजन नो मिस्टेक, ओनली साइकिल ओनली अखिलेश। अब एक दूसरा कोट उन्हें बनाना पड़ेगा, नो कन्फ्यूजन नो क्लेश, टूट फूट गई साइकिल और हार गए अखिलेश। तो अब क्या वो साइकिल पर बैठकर मुलायम सिंह ने प्रचार नहीं किया, परिवार अलग लग रहा, इसलिए हार हुई ये वाली? देखिए, हार तो होती, ये आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ जिस व्यक्ति ने नोटबंदी का विरोध किया वो घटा है, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहाँ भी वो पक्ष का या प्रतिपक्ष का स्पेस ले रही है। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक के ऐसे कद्दावर नेता के होने के बावजूद बहुत कांग्रेस का स्थान भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ममता बनर्जी का भी क्या हाल होगा। उनके नेता हमारे भाई की तरह हैं, सुदीप बनर्जी, वो भ्रष्टाचार के अभियोग में जेल के अंदर हैं ही। तो निकाय के चुनाव में भी नोटबंदी के बाद पूरे भारत के विपक्ष के नेताओं में सिर्फ नीतीश कुमार जी और मैंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी राम गोपाल की आलोचना और अवमानना सह करके भी नरेश अग्रवाल ऐसे जिनका कोई अस्तरहीन व्यक्ति की गालियां सुन करके भी मैंने मोदी जी के नोटबंदी का समर्थन किया था। और लालू जी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार जी ने साबुद्दीन ऐसे व्यक्ति को निभाते हुए भी नोटबंदी का समर्थन किया था। नोटबंदी के मर्म को लोग नहीं समझे। ये गरीब और अमीर के बीच में एक रेखा सी खिंच गई और भारत का सारा गरीब अपने आप को, चाहे वो किसी जाति और समाज का हो, उसने अपने आप को मोदी जी के साथ जोड़ा। और बड़े ताल ठोक करके अमित शाह जी ने भी, मोदी जी ने भी उत्तर प्रदेश में जगह जगह कहा बन जा नोटबंदी मुद्दा। और नोटबंदी के सवाल पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अखिलेश जी, राहुल जी और मायावती जी, तीनों का सुर कुछ ऐसा था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। लेकिन अमर सिंह जी, अखिलेश ये कह रहे हैं कि उनकी सभाओं में भीड़ तो बहुत आई थी, वोट नहीं मिला। तो भीड़ कहां से आई थी, कौन थे ये लोग? देखिए, मेरा उत्तर प्रदेश का अनुभव है कि मैंने एक पार्टी बनाई थी लोकमंच, और हमारे पास मेट्रो से बड़ा मुद्दा था और हाईवे से बड़ा मुद्दा था पूर्वांचल का निर्माण, और उसका समर्थन मायावती जी ने भी कर दिया था प्रस्ताव पारित करके। पूर्वांचल में सोनभद्र में बिजली बनती है, लेकिन वो बिजली मुलायम सिंह के कार्यकाल में सफाई में और मायावती के कार्यकाल में बदलापुर में जलती है, पूर्वांचल में अंधेरा रहता है। उस मुद्दे पर 2000 किलोमीटर की मैंने यात्रा की थी, उसका कवरेज भी नहीं हुआ ठीक से, जनता को भी उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं रही, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बड़ा सहनशील है। खूब भीड़ आई, हमको खूब सुना,
अखिलेश से कम भीड़ मेरे लिए भी नहीं आई, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में लालू यादव ने चील कौवा कहा मोदी जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आतंकवादी कहा, अखिलेश जी ने, राहुल जी ने उन्हें बाहरी व्यक्ति कहा, और आजम खान ने तो हद कर दी, उन्हें रावण कहा, किरण नंदा जी ने पीएम का मतलब पागल मोदी कहा। तो जब जब उनको जितनी जितनी गालियां दी गई उतना उतना उसका प्रतिकार जनता ने किया। और सबसे बड़ी बात, मैं रजत जी आपको बधाई दूं, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन पहली बार जो आपने अदालत के कार्यक्रम में जो मुझे अवसर दिया, और मैं आपके कार्यक्रम से उठने से पहले मैंने कहा था कि मैं देखूंगा अटल जी और मोदी जी यहाँ आकर के प्रधानमंत्री हो गए, मैं देखूंगा कि मेरे प्रारब्ध में क्या है। तो मेरे प्रारब्ध में कम से कम एक चीज़ तो है कि उत्तर प्रदेश की जनता में जो बड़ी भारी गुडविल पहली बार जो मुझे मेरे प्रति देखने के लिए मिली, इसके लिए मैं आपको सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं कि ये अवसर मुझे आपके चैनल से मिला, जो किसी भी पद से और किसी भी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि है। और जिन लोगों ने बार बार ये सवाल उठाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, तो मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं कि पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है। ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि आपकी अदालत में आने से लोगों ने आपकी बात ज़्यादा सुनी। अखिलेश और मायावती आज दोनों ये कह रहे हैं, एक सीधे और एक इनडायरेक्टली, कि ईवीएम में गड़बड़ हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। इससे बेहुदा, इससे घटिया और इससे हास्यास्पद बयान, यह बयान नहीं है, उनकी मानसिक विक्षिप्तता का प्रतीक है। ये उसी तरह का बयान है जैसा रामगोपाल जी ने कहा था कि हमारे पास सभी चैनलों का मूल विश्लेषण है जिसमें हमारा गठबंधन जीत रहा है और हम सबकी पोल खोल देंगे, ये एग्जिट पोल की पोल खोल देंगे। नहीं, रामगोपाल जी तो कह रहे हैं कि अमर सिंह जी कैसे बताएंगे, वो तो एक बूथ का चुनाव भी नहीं जीत सकते। देखिए, बताता वही है जो चुनाव नहीं जीतता और चुनाव नहीं लड़ता। मोहनदास करमचंद गांधी बहुत बड़े व्यक्ति थे, तुलना नहीं कर रहा हूँ, कान पकड़ के कह रहा हूँ, चुनाव कभी नहीं लड़े। और जयप्रकाश नारायण भी चुनाव कभी नहीं लड़े, आचार्य विनोबा भावे भी चुनाव कभी नहीं लड़े। कभी कभी चुनाव न लड़ने वाले तो हमारे ऐसे तुच्छ और अकर्मण्य लोग भी विचार प्रकट कर सकते हैं और विचार जनता को अच्छे लग सकते हैं। प्रारब्ध में पुरुष का प्रारब्ध, पुरुषस्य भाग्यम त्रिया चरित्रम देव न जाने। पुरुष के भाग्य में कब क्या हो जाए, त्रिया के चरित्र का क्या प्रकटीकरण कब हो जाए, ये देव को भी नहीं पता रहता। मैं एक बार फिर आपके चैनल को, आपके कार्यक्रम को और विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका जीवन भर मैं इस बात के लिए ऋणी रहूँगा कि आपने परंपरा से हट करके 1.25 घंटे का कार्यक्रम किया, जो आपने माननीय अटल जी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का भी नहीं किया, और उसको आपने भले ही जनता के मांग पर दिखाया, उस कार्यक्रम को आपने कम से कम 6 बार प्रसारित किया। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने स्पष्ट रूप से खुलेआम मोदी जी के लिए प्रचार किया, बनारस में, आजमगढ़ में, जौनपुर में और गोरखपुर में। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने आपके अदालत के मेरे वाले कार्यक्रम को न देखा हो और न सराहा हो। आप अच्छा बोलते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं, इसलिए आप आपकी अदालत में आए। नहीं, आपकी कृपा है, आपका मंच बहुत अच्छा है। पता नहीं, आपको मैं ये बधाई देते हुए ये भी कहूँगा कि नए चेहरे और नए नेतृत्व देने की का एक मंच बन सकता है आपका ये कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे ऊपर जो सवालिया प्रश्न उठाए गए थे, जो मेरे ऊपर संदेह किया गया था, तो मुझे अभियुक्त बना करके कटघरे में बैठा करके और सारे अभियोगों को आपने बिना किसी पक्षपात के मेरे ऊपर जिस तरह से थोपा, आप बिल्कुल निष्प्रिय रूप से, बिल्कुल बड़ी आज़ादी के साथ, बड़े अपने मधुर मुस्कान के साथ, तीखे पैने सवालों के औजार के साथ जिस तरह से हमलावर हुए, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। क्योंकि भले ही समाजवादी पार्टी का झगड़ा प्रायोजित हो न हो, उसमें खलनायक रामगोपाल जी हो न हो, लेकिन निश्चित रूप से अदालत का कार्यक्रम बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट कार्यक्रम था, जिससे यह मुझे प्रतीत होता है कि जनता हरदम सच सुनना चाहती है, चाहे कितना भी अप्रिय हो, कितना भी कटु हो, और जो सच बोलता है उस सच बोलने वाले का स्वागत करने के लिए भी उसे खुले भाव से भी, चाहे उसके पास कोई दल ना हो, उसके पास कोई पद ना हो, चाहे रामगोपाल जी कहें कि अमर सिंह इज किक्ड आउट, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। रामगोपाल जी, आप जहाँ कहीं भी हो, मैं आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने किक आउट कर दिया अपने डूबते हुए जहाज में, अपने साथ मुझे नहीं डुबाया, इसके लिए आपको प्रणाम, इसके लिए बहुत नमन।
हमें टेलीविज़न में, मीडिया में देख के आपको बहुत तकलीफ होती है, अब भी हो रही होगी, इसके लिए मुझे क्षमा दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। मौका लगेगा तो फिर बुलाएंगे आपको। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री में वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, किस तरह यूपी की जनता ने अपने लीडर्स को, अपनी जाति को, अपनी पार्टी को किनारे पर रखकर बीजेपी को वोट दिया। यूपी रिजल्ट का रीजन वाइज एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ सौरभ हैं। और सौरभ, अब सबसे पहले आपको वाराणसी का रिजल्ट अगर एक बार बताएं, प्रधानमंत्री मोदी का इलाका है। जी हाँ, यहाँ लगातार 3 दिन तक उन्होंने कैंपिंग किया था। तो वाराणसी में 8 सीटें आती हैं कुल, और 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। 8 की 8 विधानसभा सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं, और इसमें कुछ सीटें बीजेपी लड़ी थी और कुछ सीटें उनके सहयोगी दल। लखनऊ का नतीजा दिखाते हैं आपको। पिछली बार लखनऊ की ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरा समीकरण बदल दिया। 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। सिर्फ मोहनलालगंज की सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। 1 सीट केवल समाजवादी पार्टी को मिली। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की बात करते हैं। 9 सीटें यहां पर हैं और 8 सीटें जीत पाई बीजेपी, 9 में से 8, और केवल 1 सीट बसपा को मिली है। अब अमेठी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहां बीजेपी ने 10 में से, अमेठी रायबरेली की 10 सीटों में से 6 बीजेपी ने जीती हैं। 2 केवल कांग्रेस के खाते में आई और 2 समाजवादी पार्टी के लिए। तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। इटावा मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़, और यहां की 7 सीटों में से सपा के पास 4 गई और बीजेपी के पास 3। यहां भी लेकिन बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो गई। अब सहारनपुर इलाके की बात करते हैं। 7 विधानसभा सीटें हैं यहां पर, जिसमें से 4 बीजेपी को और 3 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिली। रामपुर आजम खान का इलाका, यहाँ 5 सीटें आती हैं, और यहां भी इस बार दखल बनाने में कामयाब हो गई बीजेपी। 2 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 3 सीटें जीती। आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हैं, 10 सीटें हैं यहां पर। यहां बीजेपी बहुत कामयाब नहीं रही, 1 सीट मिली। सपा गठबंधन को 5 और बीएसपी को 4। वैसे इस बार बीजेपी को हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एक सवाल उठाया जा सकता है कि मुसलमानों का वोट कहां गया। आज ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया। उन्होंने कहा कि उन पर मुसलमानों की राजनीति करने की तोहमत लगाई जाती है। अब जो पार्टियां खुद को सेक्युलर कहती हैं, वो बताएं कि मुसलमानों का वोट कहां गायब हो गया। हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज, इनका वोट कहां पर गया। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 14 में, कोई भी मुसलमान आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा कि एक भी मुसलमान वहां से कामयाब नहीं हुआ। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहां पर चला गया। ओवैसी के सवालों का जवाब यूपी के नतीजों में है। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों के रिजल्ट का एनालाइज करना चाहिए जहां मुसलमानों की आबादी ही जीत हार तय करती है। देवबंद जैसी मुस्लिम बहु सीट पर अगर बीजेपी जीती तो इसका क्या मतलब है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा तो भी 324 सीटें जीत गई, और मायावती ने 110 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे जो सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। अब विश्लेषण ये करने की जरूरत है कि वोटर को हिंदू और मुसलमान बांटकर देखना कितनी बड़ी गलती है, ये बंद होना चाहिए। अमित शाह ने आज खास तौर पर रायबरेली और अमेठी के असेंबली सीटों के नतीजों का जिक्र किया। अमेठी रायबरेली की 10 सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं। अमेठी में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। अमित शाह ने कहा, इन 2 सीटों के रिजल्ट इस बात के संकेत हैं कि देश का मिजाज बदला है। उत्तर प्रदेश में परिणामों के नतीजे और आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट में से 6 सीट जीतने के कगार पर आ चुकी है। बहुत बड़ी मार्जिन हो रही है। हमारे लिए ये बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि 2014 के चुनाव में ये 2 सीटों पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था, वहां पर भी हम इम्प्रूव कर लगभग बहुमत पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है, और आने वाले दिनों में राजनीति की जो नई दिशा शुरू होने जा रही है, मैं मानता हूं देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसकी ये दिशा का परिवर्तन होगा राजनीति का, इसका ये दिशा दर्शन करती है। वैसे कांग्रेस के नेता भी जानते हैं नतीजों के बाद राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठेंगे, इसलिए कांग्रेस के ज्यादातर नेता राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं।
गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, यूपी की हार के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस जीती तो उसका श्रेय भी राहुल को मिलना चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व का कोई सवाल नहीं। अगर राहुल गांधी का नेतृत्व है तो पंजाब में आप जीत गए, फिर वहां क्यों नहीं नेतृत्व की आप बात करते हैं? वी वर कंटेस्टिंग लेस देन 1/4 ऑफ द सीट्स. Even the well organized political parties, the regional parties like BSP and Samajwadi Party, those who are ruling the state for the last almost 3 decades, they have lost. So we were very, very small players in the UP, and having been such a small player in the UP elections, how could you hold Rahul Gandhi responsible? If you hold him responsible, why don't you hold Rahul Gandhi responsible for winning the Punjab state? इन नतीजों के बाद राहुल गांधी लीडर तो बने रह सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस में उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी इस पर संदेह है। और हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल, पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आज के दिन मुश्किल वक्त में आप मीडिया से बात करने आए। राहुल गांधी ने कहा था कि वो 11 तारीख को बात करेंगे, लेकिन आज राहुल सामने नहीं आए, क्या वजह हो सकती है? उनसे पूछिए। राहुल ने यह भी कहा कि इस बार सारे एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे, हम जीतेंगे। तो नेचुरली उनका जो सोच थी, उनका जो सोचते थे कि निर्णय ऐसे होंगे, वो गलत रहे, वो तो साफ जाहिर है। आपकी राय में क्या वजह है कि यूपी में, उत्तराखंड में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई? आज तक इतिहास में ऐसा कभी कांग्रेस के साथ नहीं हुआ। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अमित शाह हैं और मोदी जी हैं, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने इतनी ऐतिहासिक जीत पाई है, अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन भी मैं ये नहीं बता सकता वो कैसे जीते, क्योंकि जो चुनाव का जो प्रचार था वो डेवलपमेंट एजेंडा के आधार पे तो था ही नहीं। कभी गंगा मैया उनको बुला रही थी, कभी उनके लोग कह रहे थे कि अगर हम जीत गए तो कर्फ्यू लगा देंगे, तो कभी कब्रिस्तान की बात हो रही थी, तो कभी शमशान घाट की बात हो रही थी। तो मतलब कि जो प्रचार था उनका, उसका डेवलपमेंट एजेंडा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी इतनी तादाद में जीतना, ये भी अपने आप में एक ताज्जुब की बात है, लेकिन जो बधाई के पात्र हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मोदी को 2019 में भी कोई नहीं हरा पाएगा, अब 2024 की तैयारी करनी चाहिए। वो तो उमर अब्दुल्ला जी को कहिए, वो 2024 की तैयारी करें, हम 2019 की करेंगे। अच्छा, यूपी उत्तराखंड में जो हार हुई है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? भाई, हार जब होती है तो किसके जिम्मेदार? जब आप देखो पंजाब में हार हुई, तो मैं मोदी को जिम्मेदार तो नहीं कहूंगा ना कि वो जिम्मेदार है उस हार का। जहां देखो जो जीता वही सिकंदर, ठीक है ना। तो अब मोदी जी जीते हैं, अमित शाह जीते हैं उत्तर प्रदेश में, मुबारकबाद उनको। और हमारी हार बहुत बुरी हुई है, ये भी सही बात है। लेकिन आप अगर कांग्रेस की स्थिति देखो, पिछले चुनाव में हमारे पास 29 सीटें थी, और इस दौरान, इस चुनाव से पहले 11 लोग हमको छोड़ के चले गए, तो 18 रह गई। तो 403 में से 18 सीटें तो हमारे पास थी। तो हम क्या सोच सकते थे कि हम सत्ता बनाएंगे वहां? सत्ता तो में हमने इसीलिए गठबंधन किया। सत्ता में भागीदार होना चाहते थे आप गठबंधन बना करके? नहीं, देखिए, गठबंधन किया कि हमारी पोजीशन इंप्रूव करेगी, और वो नहीं हुई। और अब तो कांग्रेस अपना दल से भी छोटी पार्टी हो गई यूपी में, इसमें कोई शक नहीं। और इस पे हमें गौर करना चाहिए। और पहले भी बहुत छोटी पार्टी थी। उत्तराखंड में तो आपकी 29 सीट होती क्या है? उत्तराखंड में तो आपकी सरकार, पिछले 20 साल से तो हम उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, सरकारें तो हमारी कभी बनी ही नहीं। या तो बसपा की सरकार बनी, या समाजवादी बसपा की सरकार बनी, या समाजवादी भी सरकार बनी, या बसपा की सरकार बनी। हमारी सरकार कहाँ बनी? और अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो आपकी सरकार थी ना, वहां क्या हो गया? उत्तराखंड में तो देखिए, उत्तराखंड में तो पिछली बार भाजपा की थी, इस बार हमारी थी, अब फिर भाजपा की हो गई है। तो ये तो चलता रहता है। गोवा में देखिए हम जीते हैं, गोवा भी जीते हैं, मणिपुर भी जीत रहे हैं, और अमित शाह जी ने वहां कह दिया कि हम गोवा में सरकार बनाने चाह रहे हैं। किस आधार पे? शायद मतलब कि खेल करने जा रहे हैं वहां को, पैसे वैसे का मुझे नहीं। बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है दोनों जगह।
नहीं, मुझे तो नहीं लगता बराबर की टक्कर है, क्योंकि वहाँ गोवा में तो हम 3-4 सीटें आगे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी के बाद इतना पैसा भाजपा कैसे खर्च कर रही थी? कौन सा जो जादू है उनके पास कि इतना कैश खर्च हो रहा था? नहीं, आपको ये नहीं लगा कि नोटबंदी के फैसले से बीजेपी को फायदा हुआ, लोगों ने यूपी उत्तराखंड में इसका स्वागत किया, समर्थन किया? नहीं, देखिए ऐसा है रजत जी, असलियत तो ये है कि इन्होंने चुनाव को पोलराइज कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 316, 17, 18 सीट किसी की आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो ताज्जुब की बात है, और उसका एनालिसिस मैं भी आज नहीं कर सकता ये कैसे हुआ, शायद आप भी नहीं कर सकते। तो हमें सोचना होगा ये हुआ कैसे। ये एक सुनामी था हमारे हिसाब से, और उसका सोचना पड़ेगा ये कैसे हुआ, और क्या कौन सा जादू है भाजपा के पास कि उन्होंने मतलब इतनी सीटें तो प्राप्त कर आप ली। सोचिए जरा, हम भी इंतजार करेंगे ये जानने का जादू कहां है। या तो मोदी जी का जादू है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू है कि हम, हाँ, लोग तो यही कह रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना, जो जीता वही सिकंदर, और जो जादू उनका उत्तर प्रदेश में चला वो पंजाब में नहीं चला, गोवा में नहीं चला, मणिपुर में नहीं चला, लेकिन उत्तराखंड में चला। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। अगर आपको पता चल जाए तो हमें भी बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा आपको, और आपको भी अगर थोड़ा बहुत और पता चल जाए मुझे भी बता देना। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। अब सिर्फ 2 मिनट के रुकेंगे और 2 मिनट बाद आपको बताएंगे आज केजरीवाल का प्लान कैसे चौपट हुआ। पंजाब के नतीजों की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब में कांग्रेस ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की। कांग्रेस को 117 सीटों वाली विधानसभा में 77 सीटों पर जीत मिली है। केजरीवाल कल रात तक ये सपना देख रहे थे कि पंजाब में वो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। नतीजों के बाद जश्न के लिए केजरीवाल के घर पर एलईडी लगाए गए थे। ट्राई कलर के गुब्बारों से केजरीवाल का पूरा घर सजाया गया था। जश्न के लिए भीड़ भी बुलाई गई थी, लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए तो पहले एलईडी का कनेक्शन कटा और फिर गुब्बारों की हवा निकली और भीड़ भी वापस चली गई। और केजरीवाल दिन भर घर से नहीं निकले, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावों के बावजूद सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल पर तीखा अटैक किया। सिद्धू ने कहा कि सोशल मीडिया और ट्रोल्स के जरिए माहौल तैयार किया गया था। सिद्धू ने यह भी बताया कि केजरीवाल क्यों हारे। केजरीवाल साहब इसलिए हारे क्योंकि नीयत में खराबी थी, क्योंकि वो सब अपने लिए चाहते थे। पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, इसका क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा ध्यान यूपी पर था। पंजाब में कैप्टन ने अकेले मोर्चा संभाला। अकाली दल की हार तो पहले से तय दिखाई दे रही थी, लेकिन वैसी हार नहीं हुई जैसी आशंका जताई जा रही थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे केजरीवाल की पार्टी के हैं। केजरीवाल दावा कर रहे थे उनकी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन वो 20 सीटों पर अटक गए, और इसकी वजह खुद केजरीवाल निकले। उनका अहंकार। केजरीवाल ने अकाली दल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से नेता भेजे, खुद भी वहां लगातार डेला डाले रहे। सबसे ज्यादा फोकस बादल परिवार पर था। लड़ाई का केंद्र मजीठा को बनाया गया था, लेकिन विक्रम सिंह मजीठिया 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते। बादल के खिलाफ दिल्ली के विधायक को भेजा, लेकिन प्रकाश सिंह बादल जीत गए। सुखबीर बादल के खिलाफ भगवंत मान को उतारा, लेकिन सुखबीर बादल भी जीते। इसका मतलब साफ है, पंजाब की जनता अकाली दल से नाराज जरूर थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उसे विकल्प के तौर पर मंजूर नहीं थी, और इसका फायदा कांग्रेस को पूरा मिला। उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। उत्तराखंड की 70 असेंबली सीटों में से बीजेपी को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें बचा पाई, अन्य के खाते में 2 सीटें गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, वो दोनों जगह से हार गए। हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से 12,000 से ज्यादा वोटों से हारे, जबकि किच्चा से हरीश रावत को 2,127 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि वो लोगों तक अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा पाए। पार्टी ने अवसर दिया, 3.25 साल मुख्यमंत्री भी रहा, जनता का सपोर्ट मिला, इस आपदा से राज्य उभरा, आगे बढ़ा, और इस समय बहुत अच्छी स्थिति में राज्य है। लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी दास्तान लोगों को नहीं समझा पाया, इसीलिए तो चुनाव हार गई पार्टी।
तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चूक गए दास्तां कहते कहते। कहाँ चूके ये आइडेंटिफाई तो किया होगा आपने? करेंगे, समय आ रहा है, आइडेंटिफाई करेंगे, उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम तो उन लोगों में से हैं जो बचपन से फिसलते फिसलते खड़े होते, यहाँ भी फिसले हैं, आगे खड़े होंगे, देखेंगे। उत्तराखंड में हरीश रावत ने मेहनत तो बहुत की थी और उन्हें उम्मीद भी थी, लेकिन लगता है कि वो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति यहाँ काम आई। इन्होंने जनता के मूड को समझा, कांग्रेस के नाराज नेताओं को साथ लेने का जोखिम उठाया और इससे परेशान अपनी पार्टी के नेताओं को मनाया, और आज उसी का नतीजा है कि बीजेपी को 70 में से 57 सीटें मिली, लैंडस्लाइड विक्ट्री। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक और 2 मिनट बाद आपको 2 ऐसे राज्यों की बात बताएंगे जहां पर सरकार बनाने का काम फंसा हुआ है। और अब गोवा की बात करते हैं। गोवा की जनता ने किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3-3 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य को 4 सीटें। गोवा में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 21 का है। जनता के इस मैंडेट के बाद सत्ता के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि वो सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों से बात करेगी और उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश की जाएगी। Obviously, the other parties who are there, they have to be consulted. We are definitely in consultation with them, and if they agree, things can work out. I will not comment about any particular political setup. I will only say that since there is a fractured mandate, other components who have been elected have to be taken into consideration, and we will definitely talk to them. We are ready for everything, but important thing is, since people have not given a clear verdict, all will have to be taken on board. मणिपुर का हाल भी ऐसा ही है। मणिपुर में किसी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला है। यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। कांग्रेस को 28 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस को 1 और अन्य को 10 सीटें मिली हैं। मणिपुर में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 31 का है। इरोम शर्मिला की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इरोम शर्मिला ने सीएम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इरोम शर्मिला को सिर्फ 90 वोट मिले और इसी के साथ उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया। आज के नतीजे मोदी का अपने विरोधियों को करारा जवाब है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को सूट की सरकार कहा। मोदी ने गरीबों के लिए योजनाओं की बात की, जनधन उज्ज्वला जैसी स्कीम से जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी अमीरों के दोस्त और गरीब के दुश्मन हैं। राहुल ने कहा कि यह अडानी अंबानी की सरकार है। मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करके जवाब दिया। दिल्ली और बिहार के बाद लोगों ने मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार को, ममता को, राहुल को, केजरीवाल को मोदी का विकल्प बताया। ये सारे नेता कहते थे मोदी पहले यूपी हारेंगे, फिर गुजरात और फिर अगला लोकसभा चुनाव। मोदी ने आज साबित कर दिया कि मेहनत करने में, गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में, पार्टी में जान फूंकने में और वोट हासिल करने में उनका कोई जवाब नहीं है। अब लोग फिर से कहने लगेंगे कि अभी 10-15 साल मोदी राज करेंगे, और यही आज के चुनाव के नतीजों का सबसे बड़ा मैसेज है।